तो आइए आज हम HCV में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्दर क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड कैरीज अ चार्ज ऑफ 50 माइक्रोकुलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलॉन्ग इट्स लेंथ। मतलब हमारे पास एक रॉड है और उसमें जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब उसकी लेंथ भी हमें दी हुई है और उसमें चार्ज भी जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रेक्टिफायर एट पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द एंड्स। दोनों एंड से जो 10 सेंटीमीटर पर पॉइंट होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक रॉड है, हमारे पास एक वायर है, इस वायर की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है और हमें एक ऐसे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है जो दोनों एंड्स से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी और ये भी लेंथ 10 सेंटीमीटर होगी। मतलब कुल मिला के वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल तुमसे बनवाना चाहता है जिसके एंगल 60 60 60 आ जाएंगे, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो सेंटर पर, सॉरी, जो एंगल आएगा नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सेंटर पर एंगल आएगा 30 30। मतलब दो 30 डिग्री के एंगल यहां पर हमारे बनेंगे। तो ये एंगल हो गया 30 और 30 और इस पर टोटल चार्ज है 50 माइक्रोकूलम का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लैम्डा निकाल लेते हैं, विच इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज 50 into 10 raised per minus 6 अपॉन लेंथ इज 10 सेंटीमीटर विच इज 10 into 10 raised per minus 2। ये वैल्यू आ जाएगी 5 into 10 raised per minus 4। अब सीधा सीधा ई परपेंडिकुलर, यहाँ पर हम जानते हैं दो कंपोनेंट होते हैं, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। सिमेट्री से ई पर पैरेलल 0 हो जाएगा, सिर्फ ई परपेंडिकुलर बचेगा क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, वरना लिमिट भी रख सकते हैं। ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है के लैम्डा बाय आर साइन थीटा विद लिमिट्स। लिमिट्स आ जाएगी -30 से +30। तो ये फॉर्मूला के लैम्डा बाय आर साइन 30 इज 1/2 माइनस साइन -30 इज -1/2 विच इज 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा सीधा फॉर्मूला के लैम्डा बाय आर। बस अब आपको वैल्यू रखनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। के की वैल्यू 9 into 10 raised per 9, लैम्डा की वैल्यू 5 into 10 raised per -4 अपॉन आर। अगर मैं आर की बात करता हूं तो आर हमारा ये डिस्टेंस होता है और ये डिस्टेंस आ जाएगा 10 cos 30, दैट इज 10 into √3/2। लेकिन ये सेंटीमीटर में है इसलिए 10 की पावर -2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको सॉल्व करने से हमारी जो भी वैल्यू है वो आंसर में आ जाएगी। इसको सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा भाई, 5 to 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 10√2 -2 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है जहां तक मुझे दिख रहा है 3√3 into 10 की पावर 7। 3√3 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 5.2 into 10 raised per 7 न्यूटन पर कूलम, जो कि हमारा आंसर मैच हो गया। तो 5.2 into 10 raised per 7 ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। तो फर्स्ट यानी कि 41 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और हमारा आंसर सही आया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं 42। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, कंसीडर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। ये भी अगर आप देखेंगे तो आपके क्लास नोट्स का ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा क्योंकि क्लास नोट्स में ये क्वेश्चन हमें करवाया जाता है। ठीक, क्लास नोट्स में कैसा क्वेश्चन हमें करवाया जाता है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताई जाती है, डायरेक्ट बताया जाता है कि कहां पर मैक्सिमम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम चाहिए एक रिंग की वजह से, एक चार्ज रिंग की वजह से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन में आएगा डिनोमिनेटर इनटू, देखो यही एक वेरिएबल है, बाकी दोनों तो कांस्टेंट है, उनको तो लो ही मत। तो डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 2x चेन रूल से अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर और इसको 0। डिनोमिनेटर को होल स्क्वायर को 0 करेंगे वैसे ही 0 आ जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर टाइम्स ऑफ 2 से 2 गया सॉरी 3x स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 में गया तो बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू 2x स्क्वायर, यहाँ से x की वैल्यू r/√2, x की वैल्यू यहाँ से आएगी r/√2। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी वो r/√2 की डिस्टेंस पर होगी और फॉर्मूले में भी यही दिया हुआ है r/√2। तो r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी
मैक्सिमम जो हमने डिराइव कर लिया बाय डिफरेंशिएटिंग, वरना ये डायरेक्ट रिजल्ट है जो हमें याद करना है। R/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। इसका एक ग्राफ भी बनता है, इसका ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड का बनता है, पहले बढ़ता है R/√2 पर मैक्सिमम, फिर घट करके 0 हो जाता है। यहाँ पर इस साइड पे भी R/√2 पर मैक्सिमम वैल्यू, फिर घट करके 0 हो जाता है। ऐसा कुछ ग्राफ भी बनता है इसी शेप का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 43। अ वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन वो होता है जिसकी 6 साइड्स होते हैं। तो एक वायर है जिसको हमने हेक्सागन के फॉर्म में इसको क्या कर दिया, शेप को चेंज कर दिया। ठीक, हेक्सागन के फॉर्म में अगर शेप चेंज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है सेंटर पर। तो हमारे पास एक वायर है जिसपे टोटल चार्ज Q है और इनकी वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है। इसको सॉल्व ही नहीं करना, इसका आंसर आ जाएगा 0 बाय सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल होने की वजह से डायरेक्ट इसका आंसर 0 आ जाएगा। यू में आंसर दिस पार्ट विदाउट मेकिंग एनी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, और लिखा भी है। इसका आंसर सेंटर पर 0 क्यों आएगा? अगर मैं यहां पर एक पॉइंट चार्ज लेता हूं तो उसका एक भाई यहां पर होगा, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होने की वजह से, इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कैंसल आउट हो जाएगी। आप कहीं भी कोई भी एलिमेंट लेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका एक भाई एलिमेंट दूसरी साइड आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट आएगी और जो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगी। आप कहीं भी कोई भी एक एलिमेंट लीजिए, सबके कॉरेस्पॉन्डिंग एक इक्वल एंड अपोजिट भाई होगा। सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसल आउट हो जाएगी, और सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैंसल आउट हो गई तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज 0। समझ में आ गया? तो इसको सॉल्व ही नहीं करना, सिमेट्रिकली की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ठीक है भाई, 43 क्वेश्चन खत्म। 44, अ सर्कुलर वायर लूप ऑफ रेडियस a carries a total charge q distributed uniformly over its length. A small length dl of the wire is cut off. Find the electric field at the center due to the remaining wire. इसमें क्या है, हमारे पास एक सर्कुलर वायर था, सर्कुलर लूप मतलब एक रिंग थी। इस पूरी रिंग पर जो चार्ज था वो q था और रेडियस इस पर था a। मतलब मैं बोल सकता हूं 2πr लेंथ पर चार्ज कितना था, q। ठीक है भाई, अब हमने क्या किया, इसका एक बहुत छोटा सा टुकड़ा dl लेंथ का टुकड़ा यहां से उड़ा दिया। देखो, अगर मैं ये टुकड़ा ना उड़ाऊं तो हमें पता है सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। वही जैसे पीछे हेक्सागन में था, हर भाई का दूसरा भाई मिल जाएगा जो कि एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। हर भाई का दूसरा भाई जो कि एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। अब तुम अगर यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा उड़ाओगे dl लेंथ का, तो इसका जो दूसरा वाला इक्विवेलेंट भाई होगा यहां पर dl लेंथ का, सिर्फ इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर बचेगी, बाकी सब की अभी भी कैंसिल हो जाएगी। क्योंकि ये दोनों एलिमेंट पहले एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे, अब ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, तो इस dl लेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी। इस dl लेंथ पर अगर dq चार्ज है तो ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, बिकॉज dl इज वेरी स्मॉल लेंथ। तो dl लेंथ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज k टाइम्स ऑफ dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। जहां रेडियस a है तो रेडियस a स्क्वायर। अब बस दिक्कत क्या है, आंसर dq की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। dq कैसे निकालेंगे, dq यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। 2πr लेंथ पर q चार्ज, तो एक लेंथ पर q बाय 2πa। तो dl लेंथ पर जो चार्ज होगा वो q बाय 2πa इंटू dl होगा। ये चार्ज होगा उस छोटी से एलिमेंट पर यूनिटरी मेथड से, 2πa पर q तो dl पर डिवाइड मार के dl मल्टीप्लाई। तो सारी वैल्यूज रख दीजिए, k की वैल्यू 1/4πε0, q की जगह q बाय a 2π dl अपॉन a स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो लिखा हुआ है q dl अपॉन 8π² ε0 a क्यूब। q dl अपॉन 8π² ε0 a क्यूब बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और इसी से हमारा आंसर मैच हो जाता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज q है जिसको एक सॉलिड क्यूब के सामने रखा है। ये कंडक्टर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक कंडक्टर क्यूब के सामने, मतलब एक क्यूब है और उस क्यूब के सामने हमने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, पॉइंट चार्ज। वो जो चार्ज है सॉलिड क्यूब है, उस चार्ज की डिस्टेंस जो है वो इसके सेंटर से d डिस्टेंस पर रखा है। तो होगा क्या, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज प्लस q चार्ज रखेंगे, हम जानते हैं इंडक्शन होगा और इंडक्शन की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो हम नहीं बता सकते। लेकिन हमसे पूछा है जो जो सरफेस चार्जेस आए इनकी वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो सरफेस चार्जेस की वजह से हम सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बता सकते, बात जान लीजिए। मतलब एग्जैक्टली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते बाय यूजिंग दीज चार्जेस ओनली।
यहाँ पर हमें कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी का यूज उठाना पड़ेगा जिसके बेसिस पर हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। मतलब ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। मतलब अगर वो कंडक्टर का पॉइंट है जहां पर आपके पास मास है तो वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो यहाँ पर दो चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, एक प्लस क्यू की और एक सरफेस चार्जेस की। दो ही चार्ज है, इन दोनों को मैं नेट सरफेस चार्ज कह रहा हूं, और एक प्लस क्यू, दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछी है, सरफेस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस ई क्यू। माइनस ई क्यू का सेंस क्या है? माइनस ई क्यू का सेंस है डायरेक्शन। प्लस क्यू की अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड आएगी। अगर तुम चाहते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो तो इंड्यूस चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड होनी चाहिए ताकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सके। तो सरफेस चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड तो Q के बराबर होगा, दैट इज के क्यू बाई डी स्क्वायर, विच इज 1/4πε0 Q बाई डी स्क्वायर। लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इक्वल होगी, तो इक्वल होने का मतलब इक्वल एंड अपोजिट होगी, सॉरी। तो अगर प्लस क्यू की लेफ्ट हैंड साइड है तो सरफेस की राइट हैंड साइड होगी, दैट इज टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज। तो मैग्नीट्यूड तो आ गया 1/4πε0 Q बाई डी स्क्वायर, और डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द पॉइंट चार्ज Q। तो मैग्नीट्यूड भी हमने निकाल लिया और डायरेक्शन भी हमने निकाल लिया, तो हमारा आंसर मैच हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। A pendulum of mass 80 milligram carrying a charge इतना is at rest in uniform horizontal electric field. Find the tension in the thread. इसमें हमारे पास है क्या? एक बॉडी है जिसका मास, अच्छा हो सकता है आप में से कुछ लोगों का आंसर मैच ना हो क्योंकि उन्होंने कहा मास गलत लिया होगा। मास 80 मिलीग्राम का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ मिलीग्राम 10⁻⁻⁶ होता है। आपने गलती से 10⁻³ लेके काम किया होगा, तो इसलिए एक तो आंसर मैच नहीं होगा। अब हमसे बोला है कि बॉब जो है वो रेस्ट पर है, रेस्ट पर इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर सिर्फ ग्रेविटी काम करती तो पेंडुलम रहता वर्टिकल, लेकिन क्योंकि यहाँ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो पेंडुलम थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, और पेंडुलम अगर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो नीचे लगेगा mg और हॉरिजॉन्टल लगेगा QE। तो जो टेंशन है उसको दोनों को बैलेंस करना होगा, या बोल सकता हूं टेंशन इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होगा। तो यहां से हम टेंशन की वैल्यू बोल सकते हैं टेंशन इज अंडर रूट ऑफ mg का स्क्वायर प्लस QE का स्क्वायर। बस अब आपको इन फोर्सेस की वैल्यू रखनी है और आंसर वैल्यू कैलकुलेट करना है। टेंशन की वैल्यू अंडर रूट ऑफ mg की बात करें तो m है 80 × 10⁻⁻⁶ और g है 9.8 का होल स्क्वायर, प्लस QE की बात करें तो QE है 2 × 10⁻⁻8 और E है 20 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। इस वैल्यू को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूं तो 80 × 9.8, 80 × 9.8 विच इज 784, 784 का 78.4 कर लेते हैं का होल स्क्वायर अगर मैं करूं तो ये वैल्यू आ जाती है, एक मिनट, 10⁻⁻6 है ना, तो ये 10⁻⁵ बनेगा, वो 10⁻⁴ बनेगा। तो अपन कर लेते हैं 80 × 9.8 डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हैं। डिवाइड बाय 100 करने का एक कारण है, का स्क्वायर कर लेते हैं तो ये वैल्यू आती है 61.4656 इंटू 10⁻, 1 0 2 0 गए तो 10⁻⁴ 10⁻⁸ प्लस, ये इसलिए क्या क्योंकि अगले में भी 10⁻⁸ ही बनाएंगे, तो 4 3 4 4 4 गए तो 4 चौक 16 इंटू 10⁻⁸, ताकि मैं इजीली इनको जोड़ सकूं। तो ये आ गया √76.4656 इंटू 10⁻⁸। अगर हम इसका रूट ले लें तो 77 बनेगा, सॉरी नॉट 76, 77.4656 का अगर हम रूट ले लें तो ये वैल्यू आती है 8.8 इंटू 10⁻⁴। तो टेंशन की वैल्यू एग्जैक्टली 8.8 इंटू 10⁻⁴ मैच हो जाती है, विच इज हमारा करेक्ट आंसर है। तो टेंशन इज करेक्ट, ठीक है ना भाई, आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A particle of mass m and charge q is thrown at a speed u against uniform electric field. एक मास m चार्ज q को हमने u वेलोसिटी देकर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट थ्रो कर दिया। अब होगा क्या, जैसे हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में थ्रो करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर एक फोर्स लगाएगी QE। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से QE पीछे की साइड लगेगा, लेकिन वेलोसिटी आगे होने की वजह से इसकी स्पीड धीरे 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 कम होती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो होगी वो वहां पर रेस्ट पर आ जाएगा, और वहां पर अगर रेस्ट पर आ जाएगा तो हमसे स्टॉपिंग डिस्टेंस कहा गया।
तो इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। आप नॉर्मल काइनेमेटिक्स भी यूज कर सकते हो, यानी फोर्स से एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन से फिर आप चाहो तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर भी काम कर सकते हो। वरना ये क्वेश्चन देने का सेंस है वर्क एनर्जी थ्योरम। हमें अगर फोर्स पता है और डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उससे बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। वरना क्या, पहले एक्सेलरेशन निकालो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, दो इक्वेशन लगानी पड़ेंगी। एक इक्वेशन से सीधा सीधा काम हो जाएगा, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, माइनस इसलिए क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारा एक लाइन में आ गया, एम ई स्क्वायर अपॉन 2QE, एम यू स्क्वायर अपॉन 2QE इज द करेक्ट आंसर, जो कि वर्क एनर्जी थ्योरम से बहुत जल्दी आ गया। मतलब इस क्वेश्चन को देने का सेंस ये है कि ये बताना कि आप वर्क एनर्जी थ्योरम भी यूज कर सकते हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि काइनेमेटिक्स ही यूज करें, काइनेमेटिक्स नहीं, सॉरी, इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज करें, तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना भाई, आगे बढ़ते हैं। एक पार्टिकल है, मास m, चार्ज q इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मास जिसका मास m 10⁻³ kg, चार्ज आपको दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ए पार्ट में हमसे इलेक्ट्रिक फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी पूछा है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स निकालूं, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है QE, QE दोनों ही हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, 2.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁴, 10⁻⁴ कैंसल, ये वैल्यू आ जाती है 3 न्यूटन। मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स आता है वो 3 न्यूटन, ग्रेविटेशनल फोर्स mg होता है, m है 10⁻³ g है 9.8, तो ये वैल्यू 9.8 इंटू 10⁻³ दोनों ही वैल्यू हमारी सही है, 9.8 10⁻³ इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कैन वन ऑफ दीज फोर्सेस बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन विद द अदर फॉर अप्रोक्सीमेट एनालिसिस। क्या हम इनमें से किसी एक फोर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं फॉर अप्रोक्सीमेट एनालिसिस? तो आप देख पा रहे हैं कि ग्रेविटी का फोर्स बहुत कम आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1000 10⁻³ यानी कि 1000 के लेवल का फर्क है। तो हम चाहें तो ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट एनालिसिस के लिए। तो उसने हमसे ए पार्ट में पहले यही पता करवा लिया कि क्या हम किसी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ग्रेविटी को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बी पार्ट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पार्टिकल टू ट्रेवल 40 सेंटीमीटर। अब बी पार्ट में हमसे पूछ लिया टाइम, 40 सेंटीमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा। तो टाइम निकालने के लिए आपको काइनेमेटिक्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम से इसमें काम नहीं चलेगा। तो काइनेमेटिक्स लगाने के लिए आपको एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी, और एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स हमने ले लिया 3 न्यूटन और मास हमने ले लिया 10⁻³ तो एक्सेलरेशन आ गया 3 इंटू 10⁻³ यहाँ पर फोर्स हम सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला ले रहे हैं, ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर देंगे एनालिसिस के लिए। अब इसने 40 सेंटीमीटर चलने का टाइम पूछा, तो s बराबर ut प्लस हाफ at²। पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, तो u 0। तो s 40 सेंटीमीटर, तो 40/100 बराबर हाफ। a की बात करें तो 3 इंटू 10⁻³ t²। यहां से t² की वैल्यू मुझे दिख रही है 8/3 इंटू 10⁻1 0 गया 4। तो यहां से t की वैल्यू आप निकाल सकते हो, t² की वैल्यू 8/3 आ रही है, तो 8/3 मतलब 2.66, और 2.66 का रूट अगर करें तो 1.63 आ जाता है। तो टाइम की वैल्यू आ रही है 1.63 इंटू 10⁻² सेकेंड, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, 1.6 इंटू 10⁻²। सी पार्ट, What will be the speed of the particle after traveling this distance? इस डिस्टेंस चलने के बाद स्पीड कितनी होगी? तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। मैं लगाऊंगा v इक्वल टू u प्लस at, क्योंकि मुझे a भी पता है, मुझे t भी पता है, तो 1.63 इंटू 10⁻², ये आ रहा है 3 इंटू 16.3, और 3 इंटू 16.3 अगर मैं कर दूं तो मेरा आंसर आ जाता है 48.98। 48.98 को अप्रोक्सीमेटली 49 मीटर पर सेकेंड। वैसे ध्यान लो 48.98 आता है, 48.98 आता है, अप्रोक्सीमेटली करने पर 49 मीटर पर सेकेंड आंसर में भी दिया है। डी ऑप्शन, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय, व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, सॉरी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क चाहिए, तो सीधा सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है 3 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 40 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया 4 × 12 1.2 जूल। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 1.2 जूल। मतलब ये वर्क एनर्जी थ्योरम से भी हम वेलोसिटी निकाल सकते थे, जो सी पार्ट है वो डी पार्ट से भी आ सकता था। लेकिन ठीक है, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया तो भी गलत नहीं है, क्योंकि ए पार्ट के लिए तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी, बिकॉज हमें टाइम चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक बॉल है जिसका मास 100 ग्राम है, 100 ग्राम का मतलब 10⁻⁻1।
ठीक है ना भाई, बाय 1000 कर लिया। चार्ज हमें दे रखा है Q, और हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, रेस्ट से छोड़ा गया है, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है इतना। व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स? अब भाई एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है तो रिजल्टेंट फोर्स क्यों पूछा होगा? रिजल्टेंट फोर्स इसलिए पूछा होगा क्योंकि इस पर हो सकता है दो फोर्सेस लग रहे हो, तो एक पार्टिकल को जब हम रेस्ट से छोड़ेंगे तो दो फोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो उस पर दो फोर्स, मास देने का मतलब है आप इस पर लगाएं mg और ऊपर की तरफ QE, मतलब दो फोर्स देने का कारण है mg और QE। तो हमें mg और QE निकालना पड़ेगा, उसका रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। mg की बात करें तो 10⁻⁻1 इंटू 9.8 0.98, मतलब mg की जो वैल्यू है वो 0.98 न्यूटन है। QE इलेक्ट्रिक फोर्स QE है, और Q कितना है 4.9 इंटू 10⁻⁻5, और E की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻4, सॉरी नॉट -4 +4, ये गया 9.8 इंटू 10⁻⁻1, ये भी 0.98 ही आ रहा लो, ये तो इत्तेफाक से 0.98 ही आ गया। अगर दो फोर्सेस 0.98 के 90 डिग्री पर हैं तो उनका जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो उन दोनों के बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में आएगा, और उस नेट फोर्स की वैल्यू होगी 0.98 √2। F और F अगर 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट F√2 होता है, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी 0.98 √2। √2 की वैल्यू 1.414, अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दी जाए तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 1.386। 1.386 को इसने अप्रोक्सीमेटली 1.4 न्यूटन लिया है, तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज 1.4 न्यूटन। वैसे 1.386 सारा जान लो, लेकिन 1.4 न्यूटन लिया है, ठीक है ना भाई। तो ये ए पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स? तो रिजल्टेंट फोर्स इज 1.4 न्यूटन, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद जी एंड ई, ग्रेविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड से 45 डिग्री 45 डिग्री पर। सेकंड, व्हाट इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल? अब हमने क्या किया, एक बॉल को रेस्ट से छोड़ दिया और उस पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और नेट फोर्स कांस्टेंट है। तो अगर नेट फोर्स कांस्टेंट है तो वो इसी लाइन के लॉन्ग चलता रहेगा, तो उसका मोशन पैराबोलिक ना होकर के स्ट्रेट लाइन होगा। हाँ, अगर हमको इनिशियल वेलोसिटी देते तो शायद पैराबोलिक मोशन होता, लेकिन क्योंकि हमने इसको रेस्ट से छोड़ा है तो मोशन ऑफ द पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन। बी पार्ट इज आल्सो करेक्ट, स्ट्रेट लाइन अलोंग रिजल्टेंट फोर्स। सी पार्ट में क्या पूछा, वेयर विल बी द बॉल एट द एंड ऑफ 2 सेकंड? 2 सेकंड के बाद बॉल किधर होगी? तो 2 सेकंड बाद बॉल पता करने के लिए हमें पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स हमें 1.4 आ गया, अपॉन मास है 10⁻⁻1, तो फोर्स आ गया 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नॉट फोर्स, एक्सेलरेशन 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास 10⁻⁻1 है तो 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो 10 बन जाएगा, तो 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया तो डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा 2 सेकंड बाद, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। रेस्ट से स्टार्ट हुआ था इसलिए यू 0, एस बराबर हाफ, ए की वैल्यू 14 इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू 4, यहाँ से एस की वैल्यू आ जाएगी 28 मीटर। स्टार्टिंग से 28 मीटर की दूरी पर आएगा, तो सी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। 28 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ मोशन, ऑन द लाइन ऑफ फोर्स, फोर्स की लाइन पर 28 मीटर। क्लियर है भाई, तीनों क्वेश्चन क्लियर है, तीनों पार्ट्स क्लियर है। आगे, द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम है 40 ग्राम। 40 ग्राम को पहले तो कन्वर्ट करो 40 इंटू 10⁻³ kg में। चार्ज दिया हुआ है पॉजिटिव है, ठीक है भाई। इट मेक्स 20 ऑसिलेशंस इन 45 सेकेंड। ये 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में 45 सेकेंड लगता है इनिशियली। अब हमने एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी ऊपर की डायरेक्शन में। अच्छा, तो डिफरेंस क्या पहले वो समझते। देखो हुआ क्या, पहले इस पर सिर्फ लगने वाला फोर्स था ग्रेविटी, तो जो ये ऑसिलेशन करता है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है 2π√L/g, ये आता है। लेकिन क्या हुआ, तुमने अगले केस में एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी ऊपर की तरफ। वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से नीचे की तरफ mg तो अभी भी उतना ही लगेगा, लेकिन ऊपर QE लगने की वजह से नेट फोर्स नीचे की तरफ हो गया mg माइनस QE। QE का इफेक्ट मैंने नीचे ले लिया माइनस QE, तो ऊपर लग रहा था इसलिए नीचे मान लिया mg माइनस QE, जिस वजह से G इफेक्टिव में चेंज आ गया। G इफेक्टिव अपॉन m कर दें तो G माइनस QE बाय m, फोर्स अपॉन मास होता है G इफेक्टिव, तो G इफेक्टिव कम हो गया। पहले G था सिर्फ, अब G माइनस QE बाय m, और G इफेक्टिव कम होने की वजह से टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो अब जो नया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा वो होगा 2π√L/g इफेक्टिव। तो हमें पहले पुराने ऑसिलेशन का टाइम दिया था 45 सेकेंड, ये 20 ऑसिलेशन का है, लेकिन तो अगली बार 20 ऑसिलेशन का टाइम बताओ। देखो मैं एक काम ये कर सकता हूं कि एक एक ऑसिलेशन के टाइम को डिवाइड करके फिर 20 से मल्टीप्लाई करूं, या अगर मैं टी डैश भी 20 ऑसिलेशन का ले लूं और टी भी 20 ऑसिलेशन का ले लूं तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ ऑसिलेशन तो सेम आ जाएंगे।
तो दोनों के अपन 20 ऑसिलेशन टाइम डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि 20 में भी आंसर सेम ही आएगा, 20 का रेशो और एक एक का रेशो सेम आएगा भाई, समझ में आ गया। तो 2/2 कैंसिल, एल एल कैंसिल, तो यहां से हमारे पास इक्वेशन बन रही है टी डैश बाई टी विच इज 45 सेकेंड इक्वल टू रूट अंडर जी डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव, that is under root g which is 9.8 upon 9.8 minus qe by m। q है 4 into 10 की पावर -6, e है 2.4 into 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाय m, और m है 40 into 10 की पावर -3। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो t डैश बाय 45 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9.8 अपॉन 9.8 माइनस, इस वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 10 बन रहा है, 10 10 10 10 10 10 से 10 चला गया, 10 की पावर -2, 10 की पावर -5, एक मिनट, मैं 4 से 4 काट देता हूँ तो ये 10 बन गया, 10 की पावर -2 6, अच्छा 10 की पावर 3 4 7 और एक 8, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 9.8 माइनस 2.5 ये बन रहा है। तो 9.8 माइनस 2.5 7.3 आ जाएगा। 7.3 को अगर मैं 9.8 से डिवाइड मार दूं तो 9.8 अपॉन 7.3 इज 1.34, 1.34 का अगर रूट ले लें तो 1.15, तो ये वैल्यू आती है 1.158, ऐसी करके आती है। तो टी डैश की वैल्यू आ जाएगी 45 इंटू 1.1.8, तो ये 52.14 आता है वैसे तो 52.14, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली शायद आंसर 52 दिया गया है, तो आंसर इज 52 सेकेंड्स। वैसे एग्जैक्ट की बात करें तो जो मैंने लिखा है दैट इज एग्जैक्ट, ठीक है ना भाई, 52.14 सेकेंड इज एग्जैक्ट आ रहा है, तो थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन चलता है भाई 52 सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ब्लॉक है जिसपे मास m है, चार्ज q है, इस पे चार्ज है मतलब, is placed on the smooth horizontal table and is connected to the wall through unstretched spring। इसका मतलब इनिशियली जो स्प्रिंग है वो अनस्ट्रेचड है, अनस्ट्रेचड का मतलब ये नेचुरल लेंथ पोजीशन पर है और यहाँ पर ये रेस्ट पर है, तो वेलोसिटी 0 होगी। अब हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द स्प्रिंग इज स्विच्ड ऑन, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। हम जानते हैं जैसे ही हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे इस पर एक फोर्स लगेगा, कांस्टेंट फोर्स, जिसकी वैल्यू होगी QE। कांस्टेंट फोर्स लगते ही, ये भी आपको एसएचएम में भी पढ़ाया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी जान लीजिए, ये जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इसकी मीन पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाएगी, और जो मीन पोजीशन का डिस्टेंस होता है वो होता है F0/K। तो मीन पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाएगी और जो भी एसएचएम होता है वो मीन पोजीशन के अबाउट होता है। यहां पर वेलोसिटी 0 है तो ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन की तरह काम करेगी। क्वेश्चन में पूछा है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम, डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम, यहां पर पॉजिटिव एक्सट्रीम आ जाएगी। ये मीन है, ये एक्सट्रीम है, दोनों के बीच की डिस्टेंस F0/K है, तो जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा वो F0/K, और F0 है QE, तो आंसर इज QE/K, QE/K। तो एम्पलीट्यूड हमारा आ गया QE/K। क्या बात समझ में आ गई? सीधा सीधा मीन और एक्सट्रीम के बीच की दूरी थी QE/K। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक ब्लॉक है जिसपे नेट पॉजिटिव चार्ज है Q, पॉजिटिव चार्ज Q, ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, स्मूथ फ्रिक्शन है नहीं, यहां पर एक दीवार है, ये डिस्टेंस अभी दीवार से d है, एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दी गई, एज्यूम इलास्टिक कोलिजन, अगर कोई कोलिजन हो तो इलास्टिक कोलिजन मान लीजिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं शायद कोलिजन हो रहा होगा, कोलिजन हो रहा होगा तभी तो इलास्टिक कोलिजन बोला है भाई, वरना इलास्टिक कोलिजन देने का सेंस ही नहीं है, इफ एनी का कोई सेंस ही नहीं, दिया इसका मतलब होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि होगा ये इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट करेगा, इस पर एक फोर्स लगेगा आगे की तरफ QE, उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आएगी और एक्सेलरेशन की वजह से इसकी स्पीड लगातार बढ़ेगी। फोर्स लगातार राइट में लगेगा, इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, एक इंस्टेंट आएगा जब ये जस्ट भिड़ने वाला होगा, जब ये जस्ट भिड़ने वाला होगा इसकी वेलोसिटी होगी मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों, क्योंकि इसके बाद शायद कम होगी। जैसे ये ब्लॉक दीवार से भिड़ेगा, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है, तो जितनी वेलोसिटी से भिड़ेगा उतनी वेलोसिटी से ही रिटर्न मार जाएगा। लेकिन अब जब ये रिटर्न मारेगा तो फोर्स राइट हैंड साइड होने की वजह से एक्सेलरेशन अभी भी राइट हैंड साइड रहेगी, और वो एक्सेलरेशन अब इसकी स्पीड कम करने का काम करेगा, तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी कम होती जाएगी कम होती जाएगी, और इत्तेफाक से जब ये d डिस्टेंस पहुंचेगा तभी ये रेस्ट पर आकर रुक जाएगा। d डिस्टेंस पे क्यों रुकेगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस चलाने में लगा है उतना ही सेम डिस्टेंस रोकने में लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है। फिर वापस से यहां से चलना शुरू होगा, फिर वापस से वही कहानी, एक्सेलरेशन आगे फिर चलेगा, फिर भिड़ेगा, भिड़ के वापस आके फिर वहीं रुक जाएगा, तो ये ऐसे पीरियोडिक मोशन करता रहेगा। मतलब कुल मिला के ये आधे मोशन में पहले जाएगा आगे, फिर आधे मोशन में आएगा पीछे। तो हमसे पूछा टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेटरी मोशन बताइए, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रिजल्टिंग ऑसिलेटरी मोशन।
रिजल्टिंग ऑसिलेटरी मोशन नाम लिया है तो उसका टाइम पीरियड बताना है। तो अगर मान लीजिए आगे जाने में टाइम t1 लगा है तो पीछे आने में भी टाइम t1 ही लगेगा भाई, सिमेट्रिकल हम बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन सेम है, सब कुछ सेम है, तो टाइम भी सेम लगेगा। तो हमें सिर्फ t1 निकालना है, 2t1 इज द आंसर। t1 कैसे निकालें? s बराबर ut रेस्ट से स्टार्ट मानेंगे, हाफ एक्सेलरेशन q बाय m t1 स्क्वायर। यहां से t1 की वैल्यू आ रही है 2md अपॉन QE का अंडर रूट। अगर ये हमारा टाइम आ रहा है तो टोटल टाइम पीरियड इज 2t1, 2t1 क्योंकि दो जाने का t1 जाने का t1 आने का, 2t1 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट में जाके 8 बन जाएगा, तो 8md बाई QE। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज 8md बाई QE। अगला पूछा है इज इट सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आंसर इज नो, क्योंकि अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता तो मैं पहले ही लिख देता SHM। अगर आप पिछले क्वेश्चन में ध्यान दें तो यहाँ लिखा है SHM, लेकिन यहाँ पर आपने पूछा क्या ये SHM है, तो आंसर इज नो, SHM नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि SHM होने के लिए फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x होना चाहिए, जबकि यहाँ फोर्स कांस्टेंट आ रहा है, QE फोर्स कांस्टेंट है, पीरियोडिक है, ऑसिलेटरी है, टू एंड फ्रो है, सब कुछ है, लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शन में नहीं है, कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है ना भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एग्जिस्ट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। Find the increase in potential, find the increase in potential as one goes up through a height of 50। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक चीज जानो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल हाई है और यहाँ का पोटेंशियल लो है। तो हमसे वही पूछा गया कि बताइए अगर मैं यहाँ से यहाँ 50 सेंटीमीटर जाऊं तो पोटेंशियल डिफरेंस में राइज कितना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। अब यार देखो, वैसे तो मुझे पता है यहां से जाने पर पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो डेल्टा वी पॉजिटिव आना चाहिए, तो क्यों ना अपन इनका मॉड ले ले, जबरदस्ती माइनस ना लेकर के इसका मॉड ले लेते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो ई बाहर आ जाएगा, ई इंटू आर, मतलब पोटेंशियल में जो राइज आएगा वो ई इंटू आर से निकाल सकते हैं। ई की वैल्यू 10, आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, तो 50 बाय 100, तो पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आएगा 5 वोल्ट, यानी 5 वोल्ट पोटेंशियल ऊपर जाने पर बढ़ेगा। इसे मैंने थोड़ा सा ट्रिक अपनाया, वो ट्रिक अपनी ये अपनाया है कि मैंने मैग्नीट्यूड अलग निकाला है और साइन अलग बता दिया। मैंने कहा देखो ऊपर जाने पर पोटेंशियल बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट पोटेंशियल बढ़ता है, तो ऊपर जाने पर पोटेंशियल बढ़ेगा, और पूछा भी वही इंक्रीज बताइए, तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो आंसर इज 5 वोल्ट, मैग्नीट्यूड अलग डायरेक्शन अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट 12 जूल का वर्क डन करना पड़ा हमें जब एक चार्ज को ए से बी ले जाया गया। तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस वीबी माइनस वी कितना। इसके लिए आपको थोड़ा सा थ्योरी पता होना चाहिए, वो ये कि जब एक पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाते हैं तो जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क होता है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ओवरकम करने के काम आता है, तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। और हम जानते हैं वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, माइनस डेल्टा यू। ये डेफिनेशन है डेल्टा यू की, डेल्टा यू इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कुल मिला के वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आ जाता है डेल्टा यू के बराबर, और डेल्टा यू बराबर होता है क्यू इंटू डेल्टा वी के। अब चार्ज पार्टिकल क्योंकि ए से बी जा रहा है तो ये इनिशियल है फाइनल, तो क्यू डेल्टा वी को लिख सकता हूं फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज क्यू टाइम्स ऑफ वीबी माइनस वी ए। हमसे पूछा भी वीबी माइनस वी है, तो इससे हमें सीधा वीबी माइनस वी मिल जाएगा। एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया 12, क्यू की वैल्यू 0.01 इंटू वीबी माइनस वी ए। 0.01 को नीचे ले जाओ तो वीबी माइनस वी ए की वैल्यू 2 जीरो लग जाएंगे, 1200 वोल्ट, तो वीबी माइनस वी ए इज 1200 वोल्ट, तो आंसर इज 1200, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल सवाल था, वर्क डन के डेफिनेशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन था, बाकी तो मैथमेटिकल तो बहुत आसान था, तो वीबी माइनस वी ए करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, two charges are इतना are held fixed at a separation of 20 सेंटीमीटर। दो चार्जेस हैं इक्वल Q और Q, इन दोनों के बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। A third charge of equal magnitude is placed midway between the two charge, एक तीसरा चार्ज है जो इन दोनों के मिडवे रखा है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इट इज नाउ मूव टू अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द चार्जेस, इसको एक ऐसे पॉइंट पर लेके गया जो दोनों चार्जेस से 20 पर चला जाता है। सोचो इसको यहां ले आए ताकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना ले, इसको ऐसे ले आए कि ये अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। हाउ मच वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन बताइए। अब एक चीज जान लो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन होता है
माइनस डेल्टा यू। वैसे तो डेफिनेशन उल्टी होती है, डेल्टा यू इज माइनस ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन की डेफिनेशन माइनस डेल्टा यू। माइनस डेल्टा यू मतलब इनिशियल और फाइनल का डेल्टा माइनस, वैसे डेल्टा यू होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल का माइनस, या इसको आप लिख सकते हो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, बिकॉज इट इज माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो आपको करना क्या है, बस इनिशियल एनर्जी लिखनी है, फाइनल एनर्जी लिखनी है, दोनों को माइनस कर दो। इनिशियल एनर्जी की बात करूं, देखो 3 चार्ज हैं तो 3 पेयर बनेंगे, n चार्ज होते हैं तो nc2 पेयर बनता है, तो 3 चार्ज है तो 3 पेयर बनेंगे। 3 पेयर कौन कौन से, एक 10 का, एक 10 का, एक 20 का। इनिशियली बात करें तो एक 10 एक 10 एक 20, तो k q1 q2 बाय 10 ऐसे दो है, और एक k q1 q2 बाय 20। इसको अगर मैं मैथमेटिकली सॉल्व कर लूं तो ये लिखा हुआ है 5k क्यू स्क्वायर बाय 20। ध्यान रखना मैंने 20 अभी सेंटीमीटर में लिया है, तो डिनोमिनेटर सेंटीमीटर में है। फाइनल की बात करूं तो फाइनल में ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, तो 3 पेयर बनेंगे 20 के, तो 3k क्यू स्क्वायर बाय 20 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में ध्यान रखना। अभी मैंने इसको फॉर्मूले में सॉल्व नहीं किया, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में रखना, बाद में सी वैल्यूज रखूंगा, ठीक। तो u इनिशियल ये रहा, u फाइनल ये रहा, दोनों को माइनस कर दो तो बहुत आसानी से आंसर आ गया, विच इज 2k क्यू स्क्वायर बाय 20 सेंटीमीटर। बस अब इसमें वैल्यू रख दो, आंसर आ गया 2, k की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, क्यू स्क्वायर, क्यू की वैल्यू 2 इंटू कितनी आई, दिख नहीं रही है, 2 इंटू 10⁻7 दिख रही है, सॉरी, तो 2 इंटू 10⁻7 ये वैल्यू आ रही है, तो उसका स्क्वायर करें तो 4 इंटू 10⁻14 अपॉन 20 सेंटीमीटर है, तो 20 इंटू 10⁻2, 2 से 2 गया, 10⁻1 10 10⁻14, तो 10⁻4 ये वैल्यू आ रहा है 36 इंटू 10⁻4, तो 3.6 इंटू 10⁻3 जूल। तो हमें जो वर्क करना पड़ेगा पॉजिटिव में ही आ रहा है, 3.6 इंटू 10⁻3 जूल, विच इज बिल्कुल करेक्ट, बिकॉज मैच हो गया, 3.6 इंटू 10⁻3 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई साहब, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस। एक रीजन है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 आई कैप। 20 आई कैप कैसे बोल दिया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिखा है तो 20 आई कैप। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस वीबी माइनस वी, वीबी माइनस वी बताइए, अगर ए और बी ए है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और ये फॉर्मूला होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, और डी आर का इंटीग्रेशन आर बन जाता है, डी आर का इंटीग्रेशन सॉरी डेल्टा, नॉट आर, डेल्टा। तो अगर आपको Vb माइनस वी चाहिए, अगर आपको Vb माइनस वी चाहिए, तो Vb माइनस वी इक्वल टू माइनस ई डॉट, अंदर हो जाएगा आर बी माइनस आर, क्योंकि Vb माइनस वी मतलब ए से बी, और ए से बी मतलब आर बी माइनस आर। बस अब इसमें वैल्यू रखते जाओ, आप आंसर निकालते जाओ। पहला Vb माइनस वी निकालना है, तो पहला Vb माइनस वी यहाँ आएगा नहीं, तो एक काम करते हैं नीचे ही कर लेते हैं। अगर मैं Vb माइनस वी करूँ तो Vb माइनस वी ए पार्ट करने जा रहा हूँ, इक्वल टू माइनस ई वेक्टर है 20 आई कैप डॉट आर बी माइनस आर ए, ये आर बी है ये आर ए है, तो 4 आई कैप 2 माइनस 0 जे कैप। डॉट प्रोडक्ट में आई कैप वाले को आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, जे कैप वाले को जे कैप से, तो पहला आंसर आ गया माइनस 80, मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर इज माइनस 80। बी पार्ट में भी यही करना है, वीबी माइनस वी इक्वल टू माइनस 20 आई कैप डॉट 6 माइनस 4 which is 2 i cap plus 5 minus 2 which is 3 j cap। ये वैल्यू आ रही है माइनस 40 वोल्ट। तीसरे पार्ट में भी आपको यही करना है, Vb माइनस वी इक्वल टू माइनस 20 आई कैप का डॉट प्रोडक्ट 6 माइनस 0 5 माइनस 0, तो 6 आई कैप प्लस 5 जे कैप। जे कैप का कोई यूज ही नहीं है यहाँ पर, तो इसका आंसर आ गया माइनस 120, करेक्ट आंसर। एक्चुअली में इस क्वेश्चन को देने का मतलब क्या है आप ये समझिए, सिंपल आपसे मैथ थोड़ी लगवाना चाह रहा है, मैथ तो लगानी है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को देने का सेंस समझो। इस क्वेश्चन में एक्चुअली में कुछ और भी है। देखो इसमें लिखा भी, अच्छा सॉरी, डू यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन आंसर और पार्ट्स ए बी सी, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है, हाँ, ए और बी को जोड़ दें तो सी आ रहा है, जोड़ने में तो आ रहा है, और वो जुड़ेंगे भी। क्यों, पहले आप गए 0 0 से 4 2, फिर आप गए 4 2 से 6 5, मतलब आपने पहले 0 0 से यानी कि ए से 4 2 गए, 0 0 से 4 2 गए, और फिर 4 2 से 6 5 गए। दूसरे केस में आप डायरेक्ट 0 0 से 6 5 गए,
तो ऑफ कोर्स वो ये कहना चाह रहा है कि अगर तुम ऊपर वाले पाथ से जाओ या नीचे वाले पाथ से जाओ, टोटल डेल्टा भी हमेशा सेम आएगा। मतलब डेल्टा भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफाइन किया गया पोटेंशियल एनर्जी का, और पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की गई है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो डेल्टा वी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो आज के बाद अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट चाहे किसी भी रास्ते से चला जाऊं, अब मैं कोई भी रास्ता यहाँ ले लूं, सबके क्रॉस डेल्टा वी सेम आएगा, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी पाथ ले लो, कुछ भी कहीं से जाकर भी कहीं आ जाओ, नेट डेल्टा भी हमेशा सेम आएगा। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। इसलिए अगर एक पाथ में -80, दूसरे में -40, तो टोटल -120 आएगा जब तुम किसी भी पाथ से चले जाओ। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन का रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, मतलब प्रीवियस प्रॉब्लम का ही सिचुएशन को लेना है। एक चार्ज है जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है, इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, फाइंड द चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज यूबी माइनस यूए। एक फॉर्मूला जान लो, डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है क्यू डेल्टा वी। तो अगर तुम्हें यूबी माइनस यूए चाहिए तो सीधा सीधा क्यू इंटू वीबी माइनस यू, और वीबी माइनस वी पिछले पार्ट में है ही, उसमें सीधा क्यू मल्टीप्लाई करना है। तो पहले पार्ट का डेल्टा यू, क्यू की वैल्यू ध्यान रखना साइन के साथ रखनी होगी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी में साइन मायने रखता है। और पहले पार्ट का आंसर था शायद -80 वोल्ट। तो डेल्टा यू पहले पार्ट का आ गया, प्लस आ जाएगा, तो प्लस 160 इंटू 10 की पावर -4, 0.016 जूल। तो पहले पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा 0.016। बी पार्ट की बात करें तो डेल्टा यू सेम वही क्यू डेल्टा वी, तो -2 इंटू 10⁻⁻4, और डेल्टा वी -40, तो डेल्टा यू यहां से आ जाएगा 80 इंटू 10⁻⁻4, तो 0.0008 जूल। तीसरे पार्ट में वही डेल्टा यू, यार इन दोनों को जोड़ दो, चाहे काम करो, डेल्टा यू जोड़ दो, आंसर हो जाएगा 0.024 जूल। दोबारा से डेल्टा यू निकालने की जरूरत नहीं, दोनों को जोड़ दो क्योंकि आंसर सेम आएगा। तो आप चेक कर लो, 0.016, 0.008, 0.024, दोनों को जोड़ दो तो ये आंसर आ जाता है। इनमें भी वही रिलेशन आएगा जो पिछले क्वेश्चन में था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रीजन है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप। इनमें आई कैप पहले लिख दिया, जे कैप बाद में लिख दिया, बात एक ही है। 20 मैंने पहले लिख लिया, तो 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप एग्जिस्ट इन द स्पेस। ए पोटेंशियल एट ओरिजिन इज टेकन एज 0। अगर ओरिजिन का पोटेंशियल 0,0 का पोटेंशियल 0 है, फाइंड द पोटेंशियल एट 2,2। तो अपन एक काम करते हैं, डेल्टा वी वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखो, डेल्टा वी का फॉर्मूला होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल अपन पी पॉइंट ले लेते हैं, इसको पी पॉइंट का नाम दे देते हैं और इसको ओ पॉइंट का नाम दे देते हैं। तो वी फाइनल को लिखते हैं वीपी माइनस वीओ माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। ई फिर इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है माइनस, ई इंटू डेल्टा आर, और डेल्टा आर होता है फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज आर पी माइनस आर। सिंपल सी मैथ्स है। वीपी माइनस ओ का पोटेंशियल 0 है, माइनस ई वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप का डॉट प्रोडक्ट लेना है, आरपी माइनस आरओ। आरपी है 2 2 और आरओ है 0 0, तो 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, 0 0 में माइनस हो गया। तो वीपी इक्वल टू माइनस, डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो पहली टर्म बनेगी 40 और दूसरी टर्म बनेगी 60, तो वीपी हो गया मेरा -100। तो वीपी हमारा -100 वोल्ट आ गया, विच इज माइनस। या फिर दूसरा तरीका देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में भी है, जे कैप में भी है, यहाँ का पोटेंशियल है 0, तो खुद देख लो, अगर तुम यहाँ जाओगे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो पोटेंशियल कम होगा। अब यहाँ का पोटेंशियल 0 है, तो कम होने के लिए यहाँ का पोटेंशियल नेगेटिव ही होगा, तो आंसर माइनस में होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड अलग निकाल लो और क्या बोलते हैं, डायरेक्शन साइन अलग निकाल लो। या दूसरा तरीका, आप इंडिविजुअली भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब एक्सिस में बांट भी सकते हो। कैसे? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 और मैं यहाँ डिस्टेंस चला 2, तो पोटेंशियल में चेंज आएगा ई डेल्टा वी का, दैट इज 40 वोल्ट का, यानी पोटेंशियल कम होगा 40। तो अगर यहाँ का 0 वोल्ट है तो यहाँ का -40 वोल्ट हो जाएगा। फिर तुम यहाँ से ऊपर जाओगे, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 30, और यहाँ से यहाँ गए भी 2 मीटर, तो ऊपर जाने में पोटेंशियल में चेंज आएगा -60 वोल्ट का, कम होगा। तो अगर नीचे का पोटेंशियल -40 है, -60 और कम हो गया, तो यहाँ का पोटेंशियल इज -100। ऐसे भी कर सकते हो, मतलब यूनिटरी मेथड भी फॉलो करता है। ई डॉट आर आप डायरेक्ट एक्सिस के अलॉन्ग भी तोड़ सकते हो, है ना, पूरा कंबाइंड एक साथ भी कर सकते हो, अलग अलग तोड़ भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रीजन है
जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है ए एक्स आई कैप। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें वेरिएबल दी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्स के साथ वेरी कर रही है, और वही सेम पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पूछा है। इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई जेड डी जेड। लेकिन क्योंकि सिर्फ x कंपोनेंट ही है तो y और z जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा v इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स, दैट इज ए एक्स डी एक्स। अब डेल्टा v तुम वही लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल। उसने बोला यहाँ का पोटेंशियल जीरो है तो ओरिजिन का पोटेंशियल बताइए। तो एक को इनिशियल मान लो, एक को फाइनल मान लो। मान लो ये p पॉइंट है, ये ओरिजिन है, तो मैं लिख दे रहा हूं vo माइनस vp। अच्छा, इसका मतलब मैंने फाइनल किसको माना है? ओरिजिन को। तो ओरिजिन पर x कोऑर्डिनेट 0 और p पर x कोऑर्डिनेट 10। यहां हम लिमिट सिर्फ x कोऑर्डिनेट की रखेंगे, y कोऑर्डिनेट से मतलब ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में x कोऑर्डिनेट ही काम आएगा, क्योंकि x डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड है। vo माइनस vp उसने 0 ले रखा है, क्योंकि उस पॉइंट का पोटेंशियल उसने कहा 0 ले लो, इक्वल टू माइनस a कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन x dx इज एक्स स्क्वायर बाय 2 और लिमिट होगी 10 से 0। अच्छा, vo इक्वल टू माइनस a की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है क्या? a की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दे रखी है, तो माइनस 10 इंटू पहले 0 रखेंगे तो 0 माइनस 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो vo आ गया माइनस 10 इंटू माइनस 50, दैट इज पोटेंशियल एट o इज 500 वोल्ट। नॉट जूल यार, क्या कर रहा हूँ, 500 वोल्ट। यानी O का पोटेंशियल प्लस 500 आ रहा है, जो हमारे आंसर से भी मैच हो रहा है, प्लस 500। हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया तो भी हमारा आंसर प्लस 500 आ रहा है, माइनस नहीं आ रहा। बस इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली वो ये, डेल्टा भी आप किसे मानते हो, इनिशियल किसे मानते हो, फाइनल किसे मानते हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। मैंने इसको P, इसको O माना है, इसको इनिशियल और इसको फाइनल माना है, ओरिजिन को। उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने इक्वेशन लिखी है, ठीक है ना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्टिंग इन स्पेस। हमें एक पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है स्पेस में। पोटेंशियल की वैल्यू इज a टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और a की वैल्यू, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a। सबसे पहले हमसे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a पूछा है, तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए पहले हमें वोल्टेज का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस इक्वेशन में वोल्टेज भी आ रहा है। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन होता है ml2t-2 एनर्जी अपॉन चार्ज होता है it। इसको सॉल्व करने पर ये आ जाता है ml2t-3 i-1। ml2t में देखोगे तो t पावर -3 बन जाएगा और i-1। तो अगर मैं वोल्टेज की डायमेंशन रख दूं तो ml2t-3 i-1 इक्वल टू a की डायमेंशन मेरे को चाहिए। अब अगर तुम ब्रैकेट में देखोगे तो x और y कोऑर्डिनेट है, x और y कोऑर्डिनेट, तो इनकी डायमेंशन लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर, अगले वाले की भी लेंथ स्क्वायर, अगले वाले की भी लेंथ स्क्वायर, और तीनों की लेंथ स्क्वायर होनी भी चाहिए क्योंकि दोनों जुड़ रहे हैं। तो ओवरऑल तीनों की डायमेंशन एल स्क्वायर ही होगी। 3l² मत बोल देना, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एल स्क्वायर ही होगा, तो वो एल स्क्वायर की डायमेंशन ही लेंगे। पर किसी भी एक के ले लो, फर्क नहीं पड़ता। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए की डायमेंशन यहाँ से मेरे पास आ गई बची हुई mt-3 i-1। तो a की डायमेंशन mt-3 i-1 विच इज करेक्ट, mt-3 i-1। बी पार्ट, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पार्शियली डिफरेंशिएशन से आती है, माइनस डेल v बाय डेल एक्स के साथ आई कैप, डेल v बाय डेल वाई के साथ जे कैप, डेल v बाय डेल जेड के साथ के कैप, माइनस सब में कॉमन। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहले पूरी इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में, a अगर x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो इस x का डिफरेंशिएशन 1 y बचेगा, प्लस इसका डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि x की टर्म है नहीं, और इसको x में डिफरेंशिएट करेंगे तो बचेगा z, तो a y प्लस जेड आई कैप, प्लस डेल v बाय डेल y। अगले केस में y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इधर x बचेगा, इधर z बचेगा, इधर 0 बचेगा, तो इधर बचेगा x प्लस जेड। तीसरे वाले में आई जे कैप, और तीसरे वाले में अगर करोगे तो आप कॉमन सेंस से अब तो सोच ही सकते हो कि जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो वो छोड़ के तीसरी टर्म बच रही है, तीसरे में जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स प्लस वाई के कैप। तो कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं ओरिजिनली लिखूं तो माइनस ए कॉमन आ जाएगा, वाई प्लस जेड आई कैप। मतलब उसमें से वो टर्म गायब हो रही है जो जिस चीज का कंपोनेंट है, ये वाई एक्सिस का कंपोनेंट, तो वाई टर्म गायब हो गई, और जेड वाले में जेड गायब हो जाएगा, एक्स प्लस वाई के कैप। तो पहले वाले में देखो x गायब है, दूसरे वाले में y गायब है, तीसरे वाले में z गायब है, तो आई कैप जे कैप के कैप माइनस ए कॉमन आ गया।
तीसरा तो बहुत ही आसान है, तीसरे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड एट 111, मैग्नीट्यूड बताओ। तो तीसरे वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है, तो माइनस ए कितना 10, ए इज 10, y is 1, z is 1, तो 1 plus 1 2 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी आ गई -20 i कैप -20 j कैप -20 k कैप। लेकिन हमसे इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, यहाँ कर लेते हैं। हमसे इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो हमें इसका अंडर रूट स्क्वायर करना पड़ेगा, 400 प्लस 400 प्लस 400 विच इज 1200, और 1200 को लिख सकते हैं 20√3। 20√3 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1.732 होती है वैसे तो, लेकिन 1.75 ले लें तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 35 आ रही है, जो कि आंसर में 35 दिया, इसलिए मैंने 35 लिया। वैसे 1.732 होती है √3 की एग्जैक्ट वैल्यू, है ना। √3 की एग्जैक्ट वैल्यू तो सबको याद होनी चाहिए, और इंटू 20 कर दें तो आंसर आना चाहिए 34.64। वैसे तो इसका आंसर 34.64 आ रहा है, लेकिन हम क्या करें, अब HCV में आंसर 35 दिया तो हमें आंसर 35 लेना पड़ेगा, तो ई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज 35। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। इसी के साथ हमारा आज का स्लॉट यानी कि 21 से 40 का डिस्कशन समाप्त होता है। नेक्स्ट मतलब इसके जो बचे हुए पार्ट हैं विच इज 61 to 75, क्योंकि 75 क्वेश्चंस ही हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, और आई होप आपको ये सॉल्यूशंस देख करके बहुत हेल्प हो रही है, और आपको ये सॉल्यूशंस अच्छे लग रहे हैं, समझ में भी आ रहे हैं, तो अपने दोस्तों को प्लीज रेकमेंड करिएगा ये सॉल्यूशंस, ठीक है ना भाई। तो ऐसी और सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन लाने की मैं कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं इस चैप्टर के अगले हिस्से पर, अगले पार्ट पर 61 से 75 पर। तब तक हमारे साथ जुड़ेगा रहिएगा। लेट्स क्रैक इट।